नमस्कार, मेरा नाम रविंदर सिंह बिष्ट है। मैं पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट हूँ सीमा सुरक्षा बल से। मैंने 20 साल सीमाओं की सुरक्षा की है और भारत के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर हमने बॉर्डर्स पर काम किया है। यानी भारत की सुरक्षा में पहला दस्ता जो खड़ा होता है वो है सीमा सुरक्षा बल। तो मैं उसी का एक अंग रहा हूँ 20 साल। और आज हमारे साथ मैं इनवाइट करता हूँ श्री राजकुमार कमांडेंट, जिनका भी एक बहुत लंबा कैरियर सीमा सुरक्षा बल से जुड़ा है और उनका एक्सपीरियंस आज हमें यहाँ पर सुनने को मिलेगा। तो रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम करते हैं इसका आगाज कि भारत की स्वतंत्रता में सुरक्षा का महत्व। जी हाँ लिसनर्स, ये है रविंदर सिंह बिष्ट जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं और उन्होंने आज शो की शुरुआत कर दी है। ये खास शो जो हमने आपके लिए अरेंज किया है, जो स्पेशल आज 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। रेडियो उड़ान पूरे दिन आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम ला चुका है। अभी भी शाम को 7 बजे के बाद आपको बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और सर ने जैसा बताया, हमारे साथ आज राजकुमार यादव सर हैं, जिनके पास एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, रिसेंटली बीएसएफ से रिटायर्ड है और इसके साथ साथ बहुत अच्छे शूटर भी हैं, जैसा मुझे पता चला है। अब मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिष्ट सर ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है और मैं चाहता हूं राजकुमार सर भी हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। धन्यवाद। मेरा नाम राजकुमार है और जनरली मैं टाइटल नहीं लगाता हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बोला। मेरा टाइटल यादव है और मेरा 34 साल 2 महीने की मैंने सेवा की है और मैं तकरीबन हिंदुस्तान के पूरे हिस्से पे मैं सुरक्षा संबंधी कार्य किए हैं और इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं और दूसरे जो भी टास्क मिले हैं सर्विस के दौरान उनको भी पूरा किया है। और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को, जो श्रोतागण हैं, उनको भारत के 17वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हम एक ऐसा विषय जो कि बहुत ही बहुत ही रेलिवेंट है उसको अपन बात करेंगे। धन्यवाद। जी हाँ लिसनर्स, तो बिल्कुल ये एक रिलेवेंट इश्यू है कि सिक्योरिटी को लेके बात होनी चाहिए। हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, हर तरह का आपको एंटरटेनमेंट देते हैं, लेकिन जब बात सिक्योरिटी की आती है तो आपको इक्का दुक्का प्रोग्राम या कभी कभी कोई प्रोग्राम सुनने को नहीं मिलता। इसलिए ये कोशिश रेडियो उड़ान की कि एक स्पेशल शो आपके लिए लाया जाए, जहाँ पे हम बात करें सिक्योरिटी की, बात करें हिंदुस्तान आज कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, भारत का अस्तित्व क्या है अगर सिक्योरिटी के नाम पे बात करें। तो राजकुमार सर, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं तो आप अपने ओपनिंग कमेंट्स में क्या कहना चाहेंगे कि भारत कहाँ पे एग्जिस्ट करता है आज सिक्योरिटी के मामले में? देखिए, जो आज हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है वो काफी एडवांस्ड है, बट अभी भी उस जगह हम नहीं पहुंचे हैं जिसपे कि हमें रुक जाना चाहिए या ये कहें कि इससे आगे संभावना नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी जो डेवलपमेंट्स हैं वो होती रहेंगी और उसको काउंटर करने के लिए भी हमें लगातार प्रयास करते रहने चाहिए। अभी जो हमारे देश के अंदर सिक्योरिटी सिनेरियो है, सिचुएशन बिल्कुल काबू के अंदर है और बट ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है और इसको डे टू डे बेसिस के ऊपर हमें इसको रिव्यू करते रहना चाहिए। जैसा कि आज भी अभी हम न्यूज में देख रहे थे कि हमारे जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है उसके ऊपर दोनों देश अपने अपने स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और ऐसे मौके के ऊपर भी वहां पे जम्मू बॉर्डर के ऊपर और एलसी के ऊपर फायरिंग और मोर्टार्स दागे जा रहे हैं। उसमें फोर्सेस को भी नुकसान हो रहे हैं और सिविलियंस को भी नुकसान हो रहे हैं। तो ये जो हमारे, ऐसा नहीं है कि हमारे चैलेंज कम हो रहे हैं, सिक्योरिटी चैलेंज हमारे
दिन बर दिन बढ़ रहे हैं, जी लेकिन हमारी जो तैयारी है वो भी कम नहीं है। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा होगा, जो वर्तमान सरकार हमारी पावर में आई थी, उसके बाद जो पहला एनकाउंटर, उस समय मैं भी ऑप्स डिपार्टमेंट ही देखता था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। तो जो पहला जवाब जो बीएसएफ ने खास तौर से बॉर्डर के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे जो जवाब दिया था, उसका आज भी जो काउंटर पार्ट है वो उसको याद रखता है। और ये तो सभी ने देखा भी है कि कितना इफेक्टिवली हमने काउंटर किया था। और आज भी जो मुझे पता लगा है, अभी मैं बात कर रहा था कि वो उतने ही इफेक्टिवली काउंटर कर रही है हमारी फोर्सेस, जिसमें बीएसएफ भी शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि हम इफेक्टिव नहीं है, यस, बट हमारे जो चैलेंज है वो दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें लगातार कार्य करता रहना पड़ेगा। और ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है या जो हमारी पकड़ है वो हमेशा ही रहनी चाहिएगी। और खासतौर से इंट कलेक्शन यदि हो जाएगी, समय पर हमें सूचना मिल जाएगी, तो ऐसे कोई वजह नहीं है कि किसी भी सिचुएशंस को हम टैकल नहीं कर पाएंगे। हम बिल्कुल वेरी इफेक्टिवली और उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज करते हैं। ये मेरा कुछ कहना है। बिश सर, आपको क्या लगता है किस हद तक आप एग्री करते हैं सर की बातों से? मैं भी सर से पूरी तरह सहमत हूँ। और इस लहजे से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक्चुअली सुरक्षा क्या है। सुरक्षा है, आज हम अपना घर छोड़ते हैं और घर से बाहर जाते हैं तो घर के बाहर हम ताला बड़ा सा लटका के चले जाते हैं। एक लॉक लगाते हैं, दो लगाते हैं, और आजकल नई नई चीजें आ चुकी हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो जाएगी, या अलार्म सिस्टम हम लगा देते हैं कि कोई अंदर इंट्रूडर घुसेगा तो अलार्म बज जाएगा। तो ये चीजें हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर का भी चलते हैं। दूसरा, जैसे हम आग की सुरक्षा भी घर में करते हैं कि आग की सुरक्षा के लिए कि अगर धुआं उठा तो अलार्म बजेगा और हम फायर एक्सटिंग्विशर से और उसको बुझा सकते हैं, वो इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वही सिचुएशन में घर से उठकर अगर मैं उसको जाता हूँ तो उस सिचुएशन को मैं इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर ले जाता हूँ। अगर बॉर्डर्स में एक जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो अगर डिप्लॉयड है और उसको हमने टेक्नोलॉजिकली अच्छी तरह से एडवांस किया हुआ है, तो हमें जो सर ने ठीक कहा कि अगर टाइम पर हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, यानी कभी अगर सीमा पर कहीं से आक्रमण होने वाला है या इंट्रूडर अंदर घुसने वाले हैं, उसकी इंफॉर्मेशन अगर जो सुरक्षा में लोग लगे हैं, जिस दायरे को अगर कोई लांघने की कोशिश करता है, उनको पर्टिकुलरली टाइम से अगर इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उसका रिटेलिएशन यानी उसको रिपल्सन हम जल्दी कर पाते हैं। अगर हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं जो कि पीछे हाल में हमें देखने को मिले हैं कि समुद्र से आकर के और पूरे मुंबई में हाहाकार मचा दिया, जगह जगह लोगों को किलिंग कर दी गई। तो ये सुरक्षा खाली देश से देश की नहीं, बल्कि जो छद्म युद्ध जो हमारे देश के अगेंस्ट में चल रहा है, यानी जो आतंकवादी विभिन्न रूपों में हमारे देश में इंट्रूडर के तौर पर अंदर आ जाते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन अगर हमें समय पर मिल रही है तो हम उसको वहीं पर समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक बार अंदर घुस जाते हैं तो उसके बाद वो हमारा नुकसान कर सकते हैं। तो सुरक्षा खाली सीमाओं की नहीं, बल्कि उन जगहों की सुरक्षा भी करना जरूरी है कि जहां पर ये लोग अटैक कर सकते हैं, या जिस जगह से पूरे विश्व में हमारे देश का नाम उछाल सकते हैं कि हमने इंडिया के अंदर फलां जगह पर इंडिया के नाकों चने चबुआ। ऐसा लोग प्रोजेक्ट करते हैं, यानी एक देश दूसरे पूरे विश्व में ये प्रोजेक्ट करता है कि एक मुट्ठी भर लोगों ने एक देश को बुरी तरह हिला के रखा है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए सिर्फ यही है कि टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस है। लोग उस टेक्नोलॉजी, यानी अगर सुरक्षा क्षेत्र एक कदम आगे बढ़ता है तो हमारे सुरक्षा के अगेंस्ट में जो लोग हैं वो 2 कदम आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि किस तरह हम 2 कदम हम भी आगे बढ़कर और उनको पकड़ पाएं, उनको रोक पाएं,
ये हमें करना होगा। देश की सुरक्षा तभी स्थिरता में आएगी। उस स्थिरता के लिए हमें कार्य करने होंगे अपने देश में। आप दोनों से एक सवाल मेरा ये कि जैसा कि हम लोग लगातार पढ़ते हैं समाचार पत्रों में या फिर हम न्यूज़ पे देखते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार डिफेंस पे इतना पैसा खर्च कर रही है, अपना जो बजट है उसको इंक्रीज कर रही है, हर साल बजट में बढ़ोतरी होती है, बजट बढ़ता है और हम कितनी सारी डील्स करते हैं दूसरी कंट्रीज से, इक्विपमेंट लेते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन फिर भी एक सवाल जो आपने कहा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम होती है, इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिलती है, तो क्या जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो इतना खर्च कर रही है, क्या वो चीजें काम नहीं आ रही? दूसरी बात, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, क्या उनमें प्रॉब्लम है? क्या ऐसा इश्यू है कि आज भी हमारे पास पठानकोट जैसे इश्यू केस देखने को मिलते हैं, इस तरह के छोटे मोटे केस कई जगह देखने को मिलते हैं? और कश्मीर जहाँ इतना सेंसिटिव इश्यू है, हम लोग बहुत ज्यादा शायद बात ना कर पाए कश्मीर पे, फिर भी इतना सेंसिटिव इश्यू है और वहाँ लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है, कहाँ पे प्रॉब्लम है? या फिर ये मुझे बोलने के लिए कहा गया है? जी सर, दोनों बताएंगे, आप दोनों बता सकते हैं। ओके सर प्लीज आप बताएं। ओके, तो मुझे तो ये कहना है, देखिए जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं वो एक जरूरत है, क्योंकि जितने भी टेररिस्ट हैं या जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो भी टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए आपको टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे अपने ऑपरेशंस में, अपनी तैयारी में और अपने करना पड़ेगा। तो उसका मतलब ये नहीं है, देखिए, और जो भी सिस्टम है वो कोई भी उसको नहीं बोल सकते कि ह्यूमन एक जो एरर के भी चांसेस होते हैं, और टेक्नोलॉजी कोई ऐसी फुल प्रूफ नहीं है कि जिसमें 100% आप उसको रोक पाए, क्योंकि जब एक आदमी एक ऐसा डेडिकेटेड हो जाए कि उसने अपनी लाइफ को ही सेक्रीफाइस करना है, न्योछावर करना है, तो वो सारी ये जो अरेंजमेंट्स हमारे होते हैं रोकने के, डिटेक्शन के, उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है, उनको धोखा देकर वो घुस सकता है। जैसे अभी हवा से आ सकता है बैलून बनाकर, जमीन के नीचे से आ सकता है। तो इस तरह के बॉर्डर के ऊपर देखिए, बॉर्डर एक ऐसा टेरेन है कि जहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट है, वहाँ पे यदि हम एक ह्यूमन चेन भी बना लें तो भी संभव नहीं है कि कोई आदमी ना निकल पाए। तो ये कहना कि हमने इतना अरेंजमेंट किया है और फिर भी ये हो जाता है, ये लिमिटेशंस हैं उसकी, लेकिन हमारे प्रयत्न ये हैं, और अभी बहुत कमी भी आई है जब से टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया है, और जो इन्फिल्ट्रेटर्स है वो भी कम हुए हैं, टेररिस्ट भी कम हुए हैं, और सिचुएशन है वो काफी इम्प्रूव हुई है। तो मेरा ये कहना है कि टेक्नोलॉजी को हम जरूर साथ लाएं, और इसमें एक मेरी जो कहना यह है कि सबसे बड़ा जो हमारा जो एलिमेंट है और जो तैयारी है, वो हमारा जो हमें सोशली एंगेज करना पड़ेगा सोसाइटी को, जो कि मैं सोचता हूँ, क्योंकि हमें बाहर भी मौका मिला है पुलिसिंग ड्यूटी करने का, तो जो हमारे यहाँ एक ये कमी है कि जो कुछ करे वो गवर्नमेंट करे या सिक्योरिटी फोर्सेस करे, ऐसा नहीं है। ये देश मेरा भी है, और हमसे ज्यादा जो हमारी पब्लिक है या जो हमारी सोसाइटी है, ये उसका ज्यादा देश है। हम तो सिक्योरिटी फोर्सेस तो बड़े थोड़ी सी नफरी है हमारी, या उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है, बाकी कंट्री है हमारा। तो हम ये भी आशा करते हैं कि ये इस तरह की एक एजुकेशन अवेयरनेस हो कि हर आदमी सोचे कि ये कंट्री मेरा है, ये गांव मेरा है, ये शहर मेरा है, ये स्टेट मेरी है, और ये कंट्री मेरा है, और इसको मैंने बचाना है। तो सब कंट्रीब्यूट करेंगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम जो सिक्योरिटी सिनेरियो हमारा है उसको इम्प्रूव करेंगे, और जो क्राइम्स, चाहे वो हमारे स्टेट एक्टर्स हो, चाहे वो बाहर के नॉन स्टेट एक्टर्स हो, या वो फॉरेनर्स आके जो हमारे यहाँ क्राइम करते हैं या टेरर एक्ट करते हैं, उन सबको हम
काबू में ले आएंगे, लेकिन इसके लिए समय जरूर लगेगा। एक ही है कि टेक्नोलॉजी ले आए और पब्लिक का जो अवेयरनेस हो, पब्लिक हम यदि उसको सपोर्ट करें, पब्लिक में ये अवेयरनेस लाएं, तो बहुत ही जल्दी हम इसको काउंटर करने में कामयाब हो पाएंगे। जी हाँ लिसनर, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ हिंदुस्तान में है। अगर हिंदुस्तान की सिक्योरिटी की बात करें, सर ने बताया हम लोग काफी हद तक सुरक्षित हैं, सेफ हैं, फिर भी अभी ऐसा नहीं है कि हम रुक सकें, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है लगातार। और आप इस चीज को देखें कि आज जो टाइम चल रहा है, जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है उतनी उन लोगों के पास भी होती है जो इस तरह के एक्ट को करते हैं, क्योंकि हमसे एडवांस कंट्रीज जो हैं वहाँ पे आप लगातार देख रहे हैं कि किसी तरह के अटैक होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सेफ है, जितना सेफ हम लोग हैं उतना और भी हैं, और जितना अनसेफ हम हैं उतना अनसेफ दूसरे लोग हैं। सर एक सवाल और जो आम जनता के बड़े मन में खटकता है, लोग परेशान और दुविधा में इस बात को रहते हैं, आप दोनों चाहें तो उसका जवाब दे सकते हैं कि जैसा मैंने बोला कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ किया जा रहा है, सब कुछ हमें पता होता है, उसके बावजूद कभी कभी आर्मी की तरफ से या कभी ऐसी ऐसी खबरें आती हैं अंदर से कि वहाँ पे सैनिक कहते हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट अच्छे नहीं है, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारी बंदूकें पुरानी है, या इस तरह की जो चीज़ें। तो उससे आम जनता या आम लोग जो इन चीज़ों को सुनते हैं या लेते हैं, वो किस तरीके से देखें कि एक तरफ गवर्नमेंट उनसे कहते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्टैट्स दे दिए जाते हैं पेपर पे, पेपर वर्क बहुत बड़ा होता है, और फिर एक जो सैनिक जो बॉर्डर पे होता है या जहाँ पर भी वो काम कर रहा होता है, अगर वो इस तरह के स्टेटमेंट देता है या बात बोलता है, तो कहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है? देखिए नरेश जी, इस बारे में ये कहना होगा कि इस तरह की खबरें वो जो होती हैं, जो आती हैं, वो होते हैं उसको मिसकम्युनिकेटेड ज्यादा होती हैं। जो एग्जैक्ट सिचुएशन होती है, हो सकता है वो वर्डिंग आज से 15 साल पहले कही गई हो और आज की सिचुएशन उससे बहुत ज्यादा चेंज हो, तो जनता के सामने जो फैक्ट आता है वो लेटेस्ट फैक्ट नहीं आ पाता है जी। अगर लेटेस्ट फैक्ट आज कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पर कि इस तरह की प्रोविजंस नहीं है कि हमें अगर रिक्वायरमेंट किसी चीज की हो रही है, उसकी रिक्वायरमेंट अगर हमें बॉर्डर्स के ऊपर या सुरक्षा के लिए जिन चीजों की जरूरत है और वो प्रोजेक्शन हम समय पर कर दें, वो प्रोजेक्शन हम गवर्नमेंट के पास देते हैं, तो वो प्रोसीजर तो है, यानी पहले हम उस चीज की रिक्वायरमेंट क्रिएट होगी, फिर हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्शन के बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर सैंक्शंस देंगी और उसके बाद वो चीज हमको मिलेगी। ये एक प्रोसीजर है जी। इस बीच में इस दौरान हो सकता है समय ज्यादा लग जाए, उसमें हमारा जो गवर्नमेंट की तरफ से अगर डिले जहां होता है तो उस तरह हो सकता है मिसकंसेप्शंस पैदा हो जाते हैं, लेकिन फ्रूटफुल तब हो कहेंगे इस चीज को कि अगर हमें एग्जैक्ट चीज जो चीज हमें रिक्वायर्ड है वो टाइमली मिले जी। तो कुछ हो सकता है डिलेस होते हैं, बट उस सिचुएशन में वो जो पब्लिक के पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो काफी डिले आती है उस इन्फॉर्मेशन को, तो उसका लोगों के प्रति जो लोगों के इस गवर्नमेंट के प्रति या फोर्सेस में उनके ऊपर एक इनसिक्योरिटी सा कॉम्प्लेक्स लोग पब्लिक फील करते हैं इस चीज का ऐसा, लेकिन वो एक लेटेस्ट चीज नहीं होती है, पुरानी चीज आपके सामने रखी जाती है। तो अगर लेटेस्ट चीज रखें तो लेटेस्ट इक्विपमेंट जो होते हैं वो फोर्सेस के पास पहुंचाए जाते हैं, और जो फोर्सेस यानी जो मैन टू मैन यानी आमने सामने जो खड़ी हैं उनके पास नेचुरल लेटेस्ट चीजें जाती हैं और उनकी जो पुरानी चीजें हैं अंदर हम वापस उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हैं और वो उसका यूज दूसरी फोर्सेस के लिए जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है उनके लिए इस्तेमाल करती है। तो आपने कभी देखा होगा, ये सुना होगा कि कभी जब हमारी 1965 की वॉर थी या उससे 62 की वॉर थी तो 303 बोल्ट से हम चार्ज करते थे, उसके बाद एक गोली फायर होती, फिर दोबारा हम उसको बोल्ट करेंगे, फिर एक गोली फायर होगी। दैट वाज 1965। आज मैं ये कहता हूँ कि पूरे इंडिया में इवन पुलिस के पास भी आपको 303 गन देखने को नहीं मिलेगी जी। उनके पास भी जगह जहां रिक्वायरमेंट है ऑटो गन्स आपको मिलेगी। तो ये हमें इस तरह की चीजें मतलब जो 1-to-1 फाइट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है चीजें हैं वो दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो पब्लिक को यहाँ पर किसी भी उसमें नहीं रहना चाहिए, संशय में नहीं रहना चाहिए कि हमारी फोर्सेस वेल इक्विप्ड नहीं है। धन्यवाद।
इसके साथ जब सिक्योरिटी की बात, जब सुरक्षा की बात हो रही है, तो मैं आप, क्योंकि आप दोनों फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से रिलेटेड हैं, दोनों से संबंध रखते हैं और बहुत करीब से आपने हिंदुस्तान को देखा है। सब जब भी कहीं कोई वारदात होती है, कुछ होता है, तो आप लोग आगे होते हैं। तो दोनों से जब सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, तो क्यों ना थोड़ी सी कश्मीर पे टिप्पणियां मैं लेना चाहूंगा आप लोगों से। सर, आपके पास 34 साल का आपने बताया, अभी सर के पास 20 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप दोनों अपने एक्सपीरियंस को देखें, अपने एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि बेसिकली कश्मीर की प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? क्योंकि आप वहाँ चप्पे चप्पे पे रुक रहते हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, और बहुत वक्त मिला होगा आपको वहाँ पे सुरक्षा एक सैनिक की तरह काम करने का, लोगों से इंटरेक्ट करने का। तो बेसिक क्या प्रॉब्लम आती है कि ये समस्या न सुलझने की ओर जाती है, न कुछ होता है, और नुकसान हमें उतना ही हो रहा है, और लोगों का, चाहे आम जनता मर रही हो या सैनिकों हताहत हो रहे हो, समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। देखिए, मैंने जो कश्मीर के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि सिचुएशन जो पहले हमारे पास 1990 के अंदर थी, वो काफी खराब थी। और जब से सिक्योरिटी फोर्सेस इंडेक्ट करके और जो टेररिस्ट थे उनके खिलाफ जो एक्शन हुआ है, उसके बाद में बहुत ही सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है जी। और लेकिन अब आजकल जो जैसे एक्टिविज्म, खास तौर से जो सेपरेटिस्ट हैं, उनकी बातें हमें अभी ज्यादा सुनने को मिल रही है, या जो एजिटेशन है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके देखिए कई फैक्टर्स होते हैं। एक तो इंटरनली जो हमारा जो पॉलिटिकल रीजन्स भी हैं कि जो हमारे सेपरेटिस्ट हैं वो उसको हवा देते हैं, और जो बाहर से हमारे जो पड़ोसी हैं वो उनको फाइनेंस करते हैं लोगों को, क्योंकि ये एक अर्निंग का भी जो ये जो विदाउट एम्प्लॉयमेंट हैं, जो स्कूल कॉलेज के बच्चे, ये और उनको आसानी से इस तरह से बदलाया जा सकता है और उनको एम्प्लॉय करके उन पे जैसे प्रोटेस्ट करवाना, पत्थर फेंकवाना, ग्रेनेड फेंकवाना, ये बातें एक नॉर्मल सी हो सकती हैं। तो इनके एक पॉलिटिकल रीजन है। अदरवाइज आज भी जो कश्मीरी है वो नहीं चाहता है कि वो हिंदुस्तान से अलग हो, या उसका वो जैसा पाकिस्तान क्लेम करता है कि वो उनके साथ मिलेंगे या उनके साथ एसोसिएशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी हम न्यूज में देख रहे थे कि उनका हमारे पड़ोसी मुल्क का इंडिपेंडेंस डे आज है, तो उसके अंदर जो खासतौर से पीओके की ही बात करें तो पीओके में आज भी जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और पब्लिक अपनी फीलिंग है वो बता रही है। उधर जो वेस्टर्न साइड में उनका एक प्रोविंस है बलूचिस्तान, उधर भी जबरदस्त प्रोटेस्ट और अपने आप को वो दिखा रहे हैं लोग। तो ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस दिन और रात मेहनत करके काउंटर टेरर ऑपरेशंस कर के सिचुएशन को कंट्रोल में जो लाती है, ये जो हमारे खास तौर से जो सेपरेटिस्ट हैं वो उस सिचुएशंस को कम कर देते हैं। जो सिक्योरिटी सिनेरियो हमारा इम्प्रूव होता है या जो बढ़ती है सिचुएशंस शांति की तरफ जो बढ़ते हैं, उनको वो वापस रिवर्स करवा देते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत से फैक्टर हैं। वो लोगों को बहका कर, उनको पैसे दिलवा कर, या जो दूसरे बाहर से टेररिस्ट को इंपोर्ट करके दूसरे देशों के या पाकिस्तान के उन टेररिस्ट को भिजवा कर ये उस सिचुएशन को कोशिश करते हैं कि उतना ही भयावह दिखाएं, उतना ही खतरनाक दिखाएं और देश को नुकसान पहुंचाएं। जबकि आम कश्मीरी, मैं ये बात दावे के साथ बोलता हूं कि आम आदमी, वो हो सकता है कि टेररिस्ट के गोली के खाने की वजह से वो टेररिस्ट के सामने वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल दे, लेकिन उसके दिल के अंदर आज भी वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के साथ ही रहने में वो अपनी भलाई समझता है, क्योंकि वो उसने देख लिया है कि जो हमारा
जो कश्मीर का हिस्सा हमारे पास है और जो पाकिस्तान के पास है, इसका डिफरेंस आज उसको मालूम है। और किसी भी आदमी को कश्मीरी को जो हमारे पास कश्मीर का हिस्सा है, उसको किसी को गलतफहमी नहीं है कि वो पाकिस्तान वाले हिस्से से जो कश्मीर उनके पास है उनसे फार फार बेटर है, चाहे वो इकोनॉमिकली है, चाहे वो पॉलिटिकली है, चाहे वो सोशली है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर है, एजुकेशन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, हम उनसे बहुत आगे हैं। तो ये बात इनको और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट सिर्फ इन्हीं बातों के लिए उसकी जरूरत होती है। और आजकल सब पढ़े लिखे हैं तो उनको इनके कॉन्सिक्वेंसेस मालूम है, वो दिल से बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन जब उनके सामने सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं होती है, उसके एब्सेंस में जो टेररिस्ट आकर उसको हिंदुस्तान के खिलाफ नारा भी लगवा देगा, स्टेटमेंट भी दिलवा देगा, क्योंकि उसके हाथ में गन होती है। अदरवाइज दिल से वो बिल्कुल हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं। सही कहा सर। इसमें मैं एक वाकया सुनाना चाहूंगा। मैं कश्मीर में रहा हूँ, तो कश्मीर में एक साउथ कश्मीर में एक जगह है, उसका नाम ये अवंतीपुरा के नजदीक में और ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एरिया आता है। जगह का नाम है बाटा कुंड और आरापाल एक नाला आता है, वो नाले में से पानी है, लेकिन जब मौसम गर्मियों का होता है तो पूरा नाला सूख जाता है। तो सिचुएशन में वो बता रहा हूँ कि किस तरह से लोग का मन डामाडोल होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो वहां मैंने देखे 12वीं पढ़ा हुआ बच्चा, ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ बच्चा और कुछ लोग जो बिल्कुल सर ने सही कहा कि ये चाहते हैं कि यस मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, वो किसी भी बहकावे में न जा करके। तो मैंने उस नाले के अंदर देखा कि ट्रक जाते थे, खड़े होते थे, और उन ट्रकों में सुबह से शाम तक ये बच्चे, चाहे 12वीं हो, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे कोई हो, उस नाले से पत्थर भरकर उन ट्रकों में रखते थे और वो ट्रक पत्थर बाहर आते थे और सुबह से शाम की वो दिहाड़ी लेकर अपने घर जाते थे। यानी पढ़ा लिखा बच्चा, ये बच्चा भी जब ये काम, जो काम उसको मिल रहा था वो कर रहा था, खुश था उसमें जी। ये अनएम्प्लॉयमेंट एक मेन रीजन है जो कि एक हमें उस जगह पर चोट करनी होगी। यानी किसी भी आदमी को खाली न रहने दिया जाए। आदमी खाली होता है, 4 लोग खड़े होकर चाय की दुकान पर खड़े होते हैं, उस जगह पर कोई भी दूसरा आदमी जो कि उनकी भावनाओं से खेलता है, उनको भड़काता है, सबवर्सन करता है, यानी उनको गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काता है। किस रीजन पे? बिकॉज वो खाली खड़े हैं, खाली चाय की दुकान पर खड़े हैं और उनकी भावनाओं से खेलता है। उन भावनाओं से खेलने के लिए यस इस गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया, इस तरह की जो चीजें उनके सामने लाता है। और उसके अलावा जब वो इस तरह से कोई बरगला लेता है उन लोगों को, तो उस सिचुएशन को यानी फिर बनाने की कोशिश करता है, उनको आतंकवाद की तरफ ले जाता है। यस तुम अगर इस साइड आओगे तो इस साइड आके आपको हम और अच्छी खुशहाली देंगे। तो वो बच्चे बरगला लिए जाते हैं, यानी सबवर्ट कर दिए जाते हैं। और वही सिचुएशन उसको टैकल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमें इंफॉर्मेशन हर कश्मीरी आदमी तक पहुंचाने की जरूरत है कि हम गवर्नमेंट उनके साथ है, गवर्नमेंट उनको हर चीज मुहैया कराएगी। यानी अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप एक बार सुबह से शाम तक किसी आदमी को काम पर लगा दें, वो इतना थका हुआ होगा कि उसके पास खाली जगह दूसरी जगह जा करके और बेकार की बातें सुनने के लिए समय नहीं होगा। तो जिस दिन हम इस जगह चोट मार पाएंगे उस दिन हम इस सिचुएशन से पार पा लेंगे। वहां जरूरी नहीं कि सिक्योरिटी फोर्सेज जाएं, बट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मशीनरी टू द पीपल, यानी मशीनरी की जब इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, यस हमारा कोई भी आदमी पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं रह गया, उसको हमने एम्प्लॉयमेंट दे दी, उसको हमने पूरे डे के लिए एंगेज कर लिया और उसको खुशहाली कर दी। आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे सर्दियों के समय पर आपको कई जगह पर शॉल बेचते हुए और गर्म कपड़े बेचते हुए कश्मीर के लोग पूरे हिंदुस्तान में आते हैं। यानी उनको रोजगार लेने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए कश्मीर से उतरकर यहाँ पर भी आते हैं। तो ये हिच किसी के मन में नहीं है कि हम हिंदुस्तान से कहीं बाहर जाएंगे या हम हिंदुस्तानी नहीं, क्योंकि हम सब प्रोटेक्शन एक साथ हम मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ये जरूरी है, मशीनरी को इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा, आदमियों को खाली न रखा जाए जिससे कि उनको कोई बरगला ले। जी तो जी सर, ये जब ये हमारा प्लान हुआ कि सिक्योरिटी पे एक पूरी वार्ता हो और 2 हमारे साथ अफसर आके हमारे साथ बातें करें, तो
कुछ लिसनर्स के मेरे पास जो मैसेजेस थे, उन लोगों ने हमसे 2 सवाल ज़रूर पूछने को कहा था आपसे। तो क्योंकि वक्त भी कम है, तो मैं आपसे 2 सवाल आप दोनों से पूछूंगा, थोड़ा थोड़ा आप लोग उस बारे में बताएं। पहला सवाल बहुत आसान नहीं है, डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है जब आप उनको बताएंगे कि राजकुमार सर पहले बताएंगे, फिर बेस सर बताएंगे कि आपने पूरे कैरियर में कोई ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को पाया हो जब आपको लगा हो कि बहुत मुश्किल है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन बाद में आपने उसको अपने पेशेंस के साथ काम किया, फिर आपने उस सिचुएशन को टेकल किया, हैंडल किया, वहां से टेक ओवर करके फिर आपको बाद में लगा कि अब अच्छा हुआ जो भी हुआ, और मैं सक्सेसफुली मैंने इसको कंप्लीट किया, वो टास्क हो या कुछ भी हो, ऐसी कोई भी इंसिडेंट जो आप अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें वो बता सकते हैं एक बार। जी देखिए, जब हम ऑपरेशंस में होते थे, मैंने तकरीबन 3 टेन और कंटिन्यूसली तो नहीं, आफ्टर ब्रेक से 1.5 साल बाद में 3 बार रहे हैं हम। तकरीबन 9 साल से ज्यादा का ही कश्मीर मिलिटेंसी फाइट करने का एक्सपीरियंस रहा है। तो जहाँ तक देखते हैं सिचुएशन तकरीबन आए दिन हर डिफरेंट ही होती थी, बट ऐसी भी सिचुएशन होती थी कि जिसमें हमने कॉर्डन कर लिया है और हमारा कॉर्डन मिलिटेंट ने किया है, और जिसमें हमारी कैजुअलिटी हो जाती थी, या इसको गोली लग गई, अब उसको इवैक्यूएट भी करना है, और जहाँ पे पहाड़ों में या पहाड़ों के नीचे में लगे हैं वहां से रात को इवैक्यूएट करना, और वो भी जबकि हमें कॉर्डन किया हुआ है मिलिटेंट्स की पार्टी के द्वारा, क्योंकि वो वहां से अटैक भी कर रहे हैं हमें। तो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। लेकिन ये एक बात बता दें कि जब ये जो बिल्कुल ट्रेंड होता है जो ऑफिसर है या जवान है, वो जब फुल्ली ट्रेंड होता है और अपने एप्रिसिएशन से, अपनी सूझबूझ से जो काम करता है और उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये सब बातें बड़ी नॉर्मल सी लगती हैं। लेकिन प्रोफेशनल हम हैं, वो टेररिस्ट नहीं है जिसमें कि गन उठा ली, या अब हमें तो इतना एक्सपोजर है ये इस तरह के ऑपरेशंस करने का कि वो टेररिस्ट कहाँ कर पाएगा। ये बात जुदा है कि वो कोई स्ट्रे बुलेट या ये हमें भी लग जाए या हमें भी नुकसान हो जाए। लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज का होता है, अधिकारियों का होता है, ऑफिसर्स का होता है, उसके मुकाबले में ये कहीं भी नहीं ठहरते। चाहे वो 4 दिन एक जिस ऑपरेशन की मैं बात बता, जिसकी तरफ मैं ये इशारा कर रहा था, ये कुलगाम में ये एक ऑपरेशन चला है 4 दिन का, जिसमें 4 दिन में मेरी जिस कंपनी में था, मेरा 3 बटालियन का ऑपरेशन, राशन खत्म है, और मेरे को, क्योंकि मैं कंपनी कमांडर था, ऑपरेशन कमांडर भी था, मैं एडजुटेंट था, होता था मेरा राशन खत्म है, और 4 दिन में मैंने सिर्फ 1 आलू खाया, और वो भी वो घर में पड़ा हुआ, एक ताजा भी नहीं था। सिर्फ 4 दिन के अंदर ये मेरा फूड था, और पानी तो पिया ही नहीं। और उस टाइम में स्मोक करता था। स्मोक पहली बार 4 दिन का ब्रेक लगा, क्योंकि टाइम ही नहीं था। और ऑपरेशन शुरू हुआ, उसमें 10 मिनट के अंदर एक ऑफिसर को गोली लग गई। ऑफिसर को भी इवैक्यूएट किया, न्यूट्रलाइज भी किया, 4 दिन तक रहेगी। और ये सिचुएशन में, और उसी में हमें मिलिटेंटों ने भी कॉर्डन किया हुआ, उनको भी काउंटर किया, न्यूट्रलाइज भी किया, और जिसमें हमने 6 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया, जबकि हमें एक हमारे ऑफिसर को गोली लगी, लेकिन वो इज फिट एंड फाइन नाउ, उसको टाइमली इवैक्यूएट भी मैंने किया। तो ऐसे चैलेंज आते हैं तो वो चैलेंज नहीं लगते हैं, वो इट इज ए पार्ट ऑफ गेम। और उसमें जब आप बिल्कुल ट्रेंड हैं और उसमें एनग्रोस हो जाते हैं तो ये चैलेंज नहीं लगते, ये बाहर से ही लगते हैं कि वो चैलेंज है। नो, इट इज ए पार्ट ऑफ गेम, और ये खेलने में और ये करने में अच्छा लगता है, ये मेरा कहना। तो कोई ऐसी इंसिडेंट जिसमें आपको भारत सरकार ने बहुत सारे अवार्ड दिए हो, कुछ खास एक अवार्ड जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, लिसनर्स को बताना चाहें? जी, ये कुलगाम के अंदर ही हुआ था एक और एनकाउंटर। वहाँ तो एनकाउंटर तकरीबन आए दिन का ही होता था, तो उसके अंदर हमें हमारी जो सर्विसेज थी उसको रिकॉग्नाइज किया गया, और हमें भी एक जो अकोमोडेशन रोल है
वो दिया गया। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 92 में तो हर दिन ही इतना चैलेंजिंग था कि उसमें एक एक दिन के अंदर 20-20, 18-18, 20-20 मिलिटेंट जी आर्म उनको एप्रीहेंड करते थे या डिसआर्म करते थे। और कैंप में जिस दिन गोली नहीं चलती थी मिलिटेंट्स की अटैक की, उस दिन लगता था कि हमें ना तो नींद आती थी कि कोई ये बड़ा ही काम करने वाले हैं, आज कोई रॉकेट लॉन्चर मारेंगे या कोई और कुछ मारेंगे तो, या मोटर मारेंगे। तो ये सिचुएशन थी। तो ऐसा में लगता नहीं, और एक रूटीन हो जाता है। और लड़के, मैं आपको बताऊं कि लड़कों को एक ऑपरेशन में हमारे लड़के ने, और इवन हमने भी, जो जिस घर में हम सब कर रहे थे, फायर हुआ और उसकी राइफल को बजाय इससे कि हम ग्रेनेड मार के या फायर करके न्यूट्रलाइज करें, उसकी राइफल को छीना है, जिसमें हाथ हमारे डैमेज हुए। तो ये एक्टिविटीज भी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कि कोई ज्यादा अच्छा काम था, लेकिन जैसे सिचुएशन होती थी उसी तरह से हम रिएक्ट करते थे। और सिचुएशन बड़ी ग्रेव थी, बट उसी के लिए तो हम हैं, यही सेवा देने के लिए देश को। तो इसमें कोई चैलेंज नहीं लगा हमें, और ना कभी ऐसा कुछ लगा कि हमें कोई खतरा है कि हमारी सिचुएशन हमारे काबू से बाहर है। ये एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी, आपको उतना एग्जर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो हमने जो कश्मीर में ड्यूटी की या देश के दूसरे हिस्सों में की, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे वो नक्सल अफेक्टेड एरिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें हमें कभी लगा हो कि अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं रहा। लेकिन ये चैलेंजिंग रहा है, जैसा मैंने बताया कि हमें ही कॉर्डन कर लिया गया और फिर हमारी कैजुअलिटी भी हो गई, इवैक्यूएट भी किया और हमें ऑपरेशंस भी नहीं करने दिया। हमारे राशंस भी खत्म हो गए नजदीक से, और इस तरह की सिचुएशंस आती रहती थी। तो उसको आदमी सोल्जर, खासतौर से वी आर सोल्जर, तो सोल्जर को इतना ब्रेव और इतना ट्रेन होना चाहिए कि वो ये लगता नहीं कि उसको ये कोई चैलेंज है, बल्कि रादर ठीक लगता था कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर कंट्री। ये मैंने कहना है। सर, आपने गैलेंट्री अवार्ड की बात की, तो कुछ लिसनर्स को बताएं उस घटना के बारे में। नरेश जी, उस घटना को तो मैं अभी क्योंकि वो एक बड़ा इशू था, बहुत बड़ा केस था, जिसमें कि मुझे वीरता पुरस्कार मिला राष्ट्रपति जी की तरफ से। तो इंस्टेड उसके मैं आपको एक कि जीवन भर जो याद रखने वाली चीज है वो मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ। तो कश्मीर तो अपनी जगह है ही, उसको छोड़ दें। तो उसके अलावा आज हर सिचुएशन में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जिनको कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज भी बोला जा रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेज बोला जा रहा है, सीमा सुरक्षा बल हो गई, सीआरपी हो गई, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, जो ये जितनी भी फोर्सेज हैं, ये मल्टीपर्पज फोर्सेज के तौर पर हमारी गवर्नमेंट यूज करती है। तो मैं ये वाकया उन दिनों का है कि एक इलेक्शन ड्यूटी बोला, पंचायत इलेक्शन ड्यूटी के लिए भी पैरामिलिट्री फोर्सेज का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो ये एरिया झारखंड में पंचायत इलेक्शन की मैं एक आपको वो सुनाता हूँ, वाकया सुनाता हूँ। उस इलेक्शन में जो इलाका मुझे दिया गया था, तो हमारे लिए सिर्फ हमने लोगों को यही कहा था, गिरिडीह एक एरिया है झारखंड रीजन में, ये हजारीबाग से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास होगा। तो उस इलाके में जब हमें इलेक्शन ड्यूटी के लिए हम लोग गए हैं, तो लगभग हमें हर इलेक्शन बूथ के लिए जाने के लिए लगभग 20-30 किलोमीटर पैदल तक चलना पड़ा है। लेकिन हमें सिर्फ यही है कि जो भी इंसर्जेंट्स हैं, जो भी है, वो सिक्योरिटी फोर्सेज को रोड का इस्तेमाल करते हैं तो आईडी लगा सकते हैं, माइंस लगा सकते हैं, उड़ा देंगे। तो हम लोगों ने हमेशा जंगल का एरिया, जो ऐसा एरिया जो कभी कोई चलता नहीं, खेतों के बीच में से गुजरना, वो इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हम पोलिंग बूथ तक भी गए हैं, जो भारत की डेमोक्रेसी है उसको बरकरार रखने के लिए, वो इलेक्शन कराने के लिए। तो वो सिचुएशन वही की एक घटना में सुनाता हूँ कि एक जो मजिस्ट्रेट डिटेल थे एक जगह पर, तो उन्हें लगा कि इस इलाके में वो जा रहे हैं, तो वो अपनी जान हथेली पर रख के जा रहे हैं कि क्या पता वापस आ पाए या ना आ पाए। तो उनके जो मजिस्ट्रेट थे, उनके 5 या 6 बूथ थे उनके पास में, तो उन्होंने मेरे साथ मिलके बैठ के
और कभी हमारी गन पे हाथ लगा के देखें कि हाँ ये ठीक है, ये हमारी सुरक्षा कर पाएंगे सब। तो काफी देर उनके साथ बैठ के जो पोलिंग बूथ है उसकी छत पे जब मैंने उनको LMG, MMG और इवन ग्रेनेड लॉन्चर तक लगा के दिखाया कि आप बिल्कुल सिक्योर हैं, बिल्कुल सेफ हैं, इलेक्शन बिल्कुल सेफ हो जाएंगे इस इलाके में, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग यहाँ पर हैं। तो वो एक LIC के कोई ऑफिसर थे जिनको मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया था। मुझे वो घटना इसलिए याद है कि आज भी वो मिस्टर भट्टाचार्य हैं जो कि धनबाद में रहते हैं, और आज भी उस घटना के बाद बोलते हैं कि आपके कारण मेरी जान बची हुई है। यानी ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये विश्वास जो हमारी फोर्सेस के ऊपर अगर हमारी जनता का है तो कभी भी हमारी सुरक्षा के लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है। धन्यवाद नवीश। राजकुमार सर, बेस सर, आप लोगों को इस टाइम बहुत से लोग सुन रहे हैं। एक लास्ट में मैसेज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो लोग हमें सुन रहे हैं या जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, जो आने वाले फ्यूचर में BSF को ज्वाइन करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बताएं उनको किन किन चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए, दिमाग में किन किन बातों को रखना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि बहुत लग्जेरियस लाइफ होती है या कुछ इस तरह की चीज़ें सोच के मन में आगे बढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस चीज़ों को ध्यान में रख के फिर इसको ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया है कि ये तैयारी एक दिन का नहीं है। ये जब से हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तभी से करना चाहिए। एक तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो फिजिकल फिट होने की है, और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो मेंटली अलर्ट रहने की। जैसे आदमी को सोचते रहना चाहिए कि मैं किस टेररिस्ट को या जो दुश्मन है उसको हथियार वाला है तो उसको कैसे काउंटर करूंगा, या बगैर हथियार की आम है तो कैसे काउंटर करूंगा। ये हमेशा सोचते भी रहना चाहिए। आई थिंक उससे बड़े फायदे मिलते हैं, तो मोटिवेशन होता है। दूसरा जो आपकी सोच होगी वो बहुत ही जो आपके एक्शंस होंगे वो अपने आप ही सुधर जाएंगे, और जो आपकी लाइटिंग बढ़ेगी, आप में प्रोफेशनलिज्म आएगा, और आप कभी उसमें मार नहीं खाएंगे। आप हमेशा उसको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रहेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल फिट, और खासतौर से इसके बारे में शुरू से ही सोचना शुरू करें कि किसी ने पिस्टल दिखाया या किसी ने चाकू दिखाया तो मैं उसको कैसे डिसआर्म करूंगा, और किसी ने हथियार है तो कैसे डिसआर्म करूंगा, या मुझे BSF में जाना है तो मुझे किस किस फील्ड का जरूरत है तैयारी करने का, मुझे आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, तो ये पुलिस फोर्स के अंदर जाना है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इन फोर्सेज की ये है कि फिजिकली अपने आप को फिट रखें। फिट रखने से एक तो पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, और एक आप एजुकेशन में भी आप लीड करेंगे, आप स्पोर्ट्स में भी लीड करेंगे, और आपकी जो पर्सनालिटी है वो बड़ी इफेक्टिव होगी। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप गेम में भी अच्छा रहेंगे, और कंपटीशन के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप कॉन्फिडेंट होंगे, 100% आप इंडक्ट हो जाएंगे इस कोर्स में जिसमें कि आप चाहते हैं। और दूसरी बात, ये कंटिन्यूस उसके बारे में सोचता रहना पड़ेगा कि मुझे इस सिचुएशन से किस तरह से निपटना है। ये ऐसा नहीं है कि पहले से सोच लिया कि वो उस मौके पर सोच लूंगा। नो, इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये दिमाग में रहना चाहिए। खासतौर से मैं जब छुट्टी आता था कश्मीर से, तब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ कि मुझे मेरे मित्र जब बात करने आते थे, वो बात करते थे, मैं उनको जवाब नहीं दे पाता था। वो झकझोरते थे, भाई साहब कहाँ चले गए? तो कहा नहीं, वही उस सिचुएशन में जो हमने काउंटर किया वो उसका मैं इवैल्यूएशन कर रहा था, क्या वो ठीक था, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग ये हमेशा सोचते रहना पड़ेगा, और तभी यदि आप सोचेंगे तो आप वैसा कर भी पाएंगे। ये मैंने कहा जी सर। तो नरेश सर, एक्चुअली हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी भारत की सुरक्षा में आना चाहता है तो सबसे पहले दिल में एक ख्वाहिश होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे किसी दिन तिरंगे में लिपट के घर आना है। ये ख्वाहिश जब तक नहीं होगी तब तक एक अच्छा सुरक्षा कर्मी, एक अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा।
तो उस तिरंगे की चाहत के लिए ही हमेशा, जब आपने वो चाहत अपने दिल में ली है, तो उस चाहत के बाद आप वर्दी पहनना, यानी मुझे खाकी वर्दी पहनना है, मुझे ग्रीन वर्दी पहनना है, मुझे ब्लू, मुझे व्हाइट वर्दी पहनना है, यानी मुझे सीमा सुरक्षा बल में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है, या मुझे एयरफोर्स में जाना है, या मुझे नेवी में जाना है, और या आर्मी में जाना है। जब ये चाहत तभी पैदा होगी जब एक सबसे पहले तिरंगे की तरफ आप देखेंगे। जो ही जनगण मन की आवाज होगी, अगर आपकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, तो एक आप अच्छे सुरक्षा कर्मी बन पाएंगे। और जैसे ही तिरंगों के देखते हैं, तो हमेशा उसके सामने आपको नतमस्तक होने की अगर इच्छा जाहिर होती है, तो ही आप एक अच्छे सुरक्षा कर्मी बन सकते हैं। तो एंट्रीज बहुत हैं, आप पढ़िए। जो भी ये क्वेश्चन कर रहा है कि कैसे सुरक्षा कर्मी बने, तो पहली ये सिचुएशन है कि आपके दिल में ये ख्वाहिश होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आप पढ़िए, एंट्रीज बहुत हैं। आप 10वीं पास हैं, आप सिपाही में जा सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कर गए हैं, आप जेसीओ सब इंस्पेक्टर्स जाते हैं, आप ऑफिसर्स जा सकते हैं। यूपीएससी क्वालिफाई कीजिए, आप डायरेक्ट ऑफिसर्स जाते हैं। लेकिन ऑफिसर्स के लिए आपको पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपके लिए जो सर ने जो बातें कही हैं कि एक्सटेम्पोर चीजें आपके अंदर जागृत हो जानी चाहिए कि एकदम सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो एक ऑफिसर जान सकता है। एक सिपाही, आप 10वीं पास करके जाते हैं, तो आपको हमेशा दूसरे के आदेश की पालना करना है, यानी डिसिप्लिन हमेशा ओबे करने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप जा सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो कंडक्ट करता है जो सिपाही आप जाते हैं, या सब इंस्पेक्टर्स इन पैरामिलिट्री फोर्सेज जा सकते हैं। वो ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन में भी यूपीएससी से एंट्री है। एनडीए आप 12वीं के पास एनडीए कर सकते हैं, 16 साल से 18.5 साल तक की उम्र में 12वीं पास किया आपने। पीसीएम अगर आपके पास है, तो आप नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हैं। अगर नहीं है, तो आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर। और उसके बाद वहीं आपकी 3 साल की पढ़ाई, उसके बाद 1.5 साल की ट्रेनिंग, और उसके बाद आप एक एलीट फोर्स यानी भारत की सुरक्षा में आर्मी एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सीडीएस के थ्रू जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, उससे भी आप ऑफिसर जा सकते हैं। और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए सीपीओज का एक टेस्ट होता है फॉर असिस्टेंट कमांडेंट्स, आप अपीयर हो सकते हैं और जा सकते हैं। इसके लिए आजकल मीडिया में सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और स्ट्रेंथ तो होनी ही चाहिए, जो कि सर ने ऑलरेडी कहा है कि फिजिकल फिटनेस आपकी वो स्टैंडर्ड्स वहाँ मानक जो बनाए गए हैं, उन मानक को आपको पूरा करना ही पड़ेगा, तभी आप कोर्सेज में जा सकते हैं। लेकिन मैं आज भी यही कहूंगा, पहली सिचुएशन जो मैंने कही थी कि फर्स्ट थिंग कि तिरंगा देख के, जनगण मन सुन के आपकी आंखों में आंसू आने चाहिए और आप हमेशा नतमस्तक होते हो, तो ये एक आप अच्छे सुरक्षा कर्मी और सैनिक बन पाएंगे। धन्यवाद। तो ये है राजकुमार यादव, रिटायर्ड कमांडेंट बीएसएफ से, और डिप्टी कमांडेंट रविंदर सिंह बिस। ये 2 स्पेशल गेस्ट आज हमारे, जो हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। लिसनर्स, वक्त नहीं है कि कुछ और बातें की जाएं। उम्मीद है जितना मुझे अच्छा लगा इन दोनों से बात करके, उतना ही अच्छा आपको भी महसूस हुआ होगा। और हम आपको सर, सारे लिसनर्स की तरफ से, पूरी रेडियो लाइन की टीम की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों ने अपना वक्त दिया, कीमती वक्त देके हमारे लिसनर्स के साथ कुछ ऐसे सवालों पे बात की जहाँ पे लोग हेजिटेशन में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, बात नहीं कर पाते। बहुत सारी सूचनाएं दी और कैसे वो ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ बताया। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद नरेश जी। जय हिंद। हाँ, धन्यवाद और जय हिंद। थैंक यू सर।